उत्तराखंड में निकाय चुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मतदान में बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। वहीं निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां भी पहुंच गई हैं। दूसरी ओर सभी उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और गुरुवार को सुबह 8 बजे से निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं मतदान के लिए। डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं तमाम पार्टियां। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। 100 निकायों में 5000 कैंडिडेट्स। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी गुरुवार को होने वाले वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव में कुल 30 लाख वोटर्स मतदान करेंगे और वोटिंग के लिए 1575 मतदान केंद्र, 3394 मतदान स्थल बनाए गए हैं। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत मिलकर कुल 100 निकायों के 1282 वार्डों में वोटिंग होगी। वोटिंग ड्यूटी में 16000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 25000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं। 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों में कुल 445 कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पार्षद और सभासद और सदस्य की कुल 1282 पदों के लिए 4888 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में जो 100 निकाय हैं, 100 नागर निकाय हैं, उनमें निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है। कुल 1515 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 3394 मतदान स्थल है। 100 निकायों में लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देहरादून राज्य का सबसे बड़ा निकाय है। यहां पर नगर निगम का चुनाव होगा, जबकि देहरादून जिले में अन्य शहरों में ऋषिकेश में भी नगर निगम, तो मसूरी, विकासनगर, हरवटपुर जैसे नगर पालिका के लिए भी चुनाव होगा। देहरादून में आज वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां निकली। पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। सर, हमने जल्दी आए, सुबह 7 बजे बुलाया था, लेकिन हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं, हमारी पूरी टीम ने मिलके पूरा काम कर लिया है। जो 1-2 लिफाफे रह गए वो आप जाके दोबारा से ले रहे हैं। अच्छा, काम हमारा समाप्ति की ओर है। सारा ये देखिए पैक कर दिया हमने। ये तो खैर ईवीएम में थोड़ा सा ये रहता है कि वो आसानी रहती है, इसमें थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाता है बस। अच्छा, हाँ। इसमें आपको मत पत्र भी संभाल लें, उन्हें काउंटिंग भी करनी है उनकी, और उन्हें मोहर भी लगानी, साइन भी लगानी, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर लिफाफे भी बिना छपे हुए हैं, उनमें भी लिखना है, काम काफ़ी है। सर, दिक्कतें रहती हैं? जी, दिक्कतें रहती हैं। हमें मत पर हर चीज़ सब संभालनी पड़ती है। अच्छा, मत पत्र अगर दिक्कत कहीं इधर उधर हो जाए उसमें भी दिक्कत होती है? जी सर, उसमें दिक्कत होती है। काउंटिंग करते हैं सर, इसीलिए सुबह सबसे पहले काउंटिंग। नैनीताल जिले के 7 निकायों में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। भारी सुरक्षा के साथ इन पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से निकायों में मतदान हो सके। नैनीताल जिले में हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली, भीमताल के साथ रामनगर, कालाढूंगी, लालकुआं में मतदान होना है। जिले में 185 बूथ अति संवेदनशील चिन्हित हैं। हालांकि सभी बूथों पर पुलिस बल के साथ सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है। जो 32 बूथ हैं उसमें आज अभी तक सारी पोलिंग पार्टीज पहुंच चुकी हैं और सेफली सिक्योरिटी के साथ हर पोलिंग बूथ में 2 या 3 पुलिसकर्मी भी हैं ताकि कोई शांति व्यवस्था की कोई दिक्कत ना आए। और जो बुजुर्ग और विकलांग या दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए हमने एक गाड़ी की व्यवस्था भी की हुई है कि उनको ले जाने के लिए, वापस ड्रॉप करने के लिए गाड़ी की व्यवस्था है, प्लस वॉलंटियर्स की व्यवस्था है। और पिथौरागढ़ में नगर निकाय के मतदान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सभी निकायों में मतदान के केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। पिथौरागढ़ में 1 नगर निगम और नगर पंचायत के साथ 4 नगर पालिकाओं के लिए गुरुवार को वोटिंग होनी है। यहां सभी निकायों में करीब 61,000 मतदाता हैं। इनके लिए 60 मतदान केंद्र हैं। प्रशासन ने 24 मतदान केंद्रों के संवेदनशील और 14 को अति संवेदनशील बनाया है। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी मतदान दलों को जो है सामग्रियां प्राप्त करवाई गई हैं और उनकी रवानगी निर्धारित
पोलिंग बूथ के लिए करवा दी गई हैं। इसमें समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट भी उनके साथ पोलिंग बूथ पे एक बार पहुंचेंगे और वहां पर जो है पोलिंग बूथ पे पहुंच के उनको जो भी प्रशिक्षण के दौरान जो भी कहा गया है, किस प्रकार के आयोग के निर्देशों का पालन होना है, किस प्रकार की तैयारियां होनी है, उस संबंध में भी जो है पूर्ण रूप से ब्रीफ कर दिया गया। इस निकाय चुनाव को इसके सफल समापन के रिगार्डिंग पुलिस द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें 2 राजपत्रित अधिकारी अलॉन्ग विद 800 के आसपास हमारे पुलिस कार्मिक भी इसमें तैनात किए गए, जिसमें पुलिस के साथ साथ हमारे होमगार्ड, पीआरडी और फॉरेस्ट के जवान। निकाय चुनाव के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 18 दिनों तक चले ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बाद भी कुछ सीटों पर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की सांसें थमी हुई हैं और इसका एकमात्र कारण है बागी कैंडिडेट। बागियों ने कई सीटों पर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। देखिए रिपोर्ट। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों के लिए गुरुवार को वोटिंग होनी है। निकायों में पार्टियों का मुख्य फोकस नगर निगमों पर रहा। बावजूद इसके बागियों के चलते बीजेपी और कांग्रेस कई सीटों पर उलझ कर रह गई है। बीजेपी की बात करें तो 3 नगर निगमों में बीजेपी को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। पहला है हल्द्वानी नगर निगम। करीब 2.5 लाख वोटर्स वाले इस निगम में निर्णायक भूमिका में मौजूद मुस्लिम और एससी वोटर्स के कारण बीजेपी खासी परेशान है। एसपी के मुस्लिम कैंडिडेट द्वारा नाम वापस लेने और योगी आदित्यनाथ का दौरा नहीं बन पाने के कारण यहां बीजेपी के समीकरण गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। रुड़की नगर निगम में बीजेपी ने 35 दावेदारों को किनारे कर नए फेस को मैदान में उतारा, लेकिन इससे स्थानीय स्तर पर पार्टी के अंदर बनी नाराजगी दूर हो नहीं पाई। सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही ऋषिकेश नगर निगम सीट। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने मैदानी मूल के प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट के बिहार मूल का मुद्दा यहां तूल पकड़ गया। निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश मास्टर पहाड़ी मूल के वोटर्स को गोलबंद करते नजर आए, लिहाजा मुद्दों को दरकिनार कर चुनाव पहाड़ वर्सेस मैदान में ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसे भी अपनी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। बीजेपी के अंदर नेता दल बदलता है, कार्यकर्ता दल नहीं बदलता, कार्यकर्ता पार्टी के साथ रहता है और बीजेपी का मतदाता एक कमल के चिन्ह को देखता है, कमल के चिन्ह पर मतदान करता है। तो जहां भी जब ये निर्दलीय के रूप में कुछ कार्यकर्ता लड़ते हैं तो उनको जवाब भी बीजेपी का मतदाता देता है, बीजेपी कार्यकर्ता देता है। वहाँ के लिए विशेष रूप से जो प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रयास हमने किए हैं और कई जगह हमारे प्रत्याशी की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और मुझे लगता है कि आज का दिन भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन है जब मतदाता अपना मन बनाता है कि मुझे किसको वोट देना है। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी उलझी पड़ी है। उसके टिकट के दावेदार तो बागी हुए ही हैं, विधायक के भी बागी बन जाने से पार्टी की चुनावी रणनीति को खासा झटका लगा है। पिथौरागढ़ नगर निगम में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस की बागी मोनिका मेहर ताल ठोक रही है। अब कांग्रेस की परेशानी ये है कि बागी कैंडिडेट को उसके विधायक मयूक मेहर ही चुनाव लड़वा रहे हैं। रुड़की नगर निगम में भी कांग्रेस फंसी हुई है। यहाँ कांग्रेस की बागी श्रेष्ठा राणा ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। श्रीनगर नगर निगम में भी कांग्रेस के बागी पार्टी के लिए मुसीबत बनते दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस मसले पर बोलने से बचते हुए नजर आए, लेकिन हरीश रावत का यह भी कहना है कि लगातार हार के बाद ये चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए ये मौका ऐसा है कि जब हम कई मोर्चे हार गए तो इस मोर्चे पर कांग्रेस अपने लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रही है। ये महत्वपूर्ण मोर्चा है, तो इस मोर्चे पे जो साथ रहे हैं कांग्रेस के इतिहास में वही काउंट करेंगे। कुछ यही हाल नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी है, जहां सारे फंडे अपनाने के बाद भी बागियों के कारण बीजेपी और कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि कौन कितना दमदार रहा, गुरुवार को इसका भी फैसला हो जाएगा। दीपांकर भट्ट के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। नगर निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए हरिद्वार में तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले भर में कुल 5 स्थानों पर स्ट्रांग रूम है। हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम से पोलिंग पार्टियां निकली और वोटिंग के लिए पहुंची। डीएम और एसएसपी ने स्ट्रांग रूम पहुंचकर तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पोलिंग पार्टियां बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर लेकर अपने अपने ड्यूटी सेंटर के लिए सुरक्षा के साथ रवाना हुई। जिले के 14 नगर निकायों के लिए 205 पोलिंग सेंटर्स और 623 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।
अल्मोड़ा में निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां निकल गई हैं। अल्मोड़ा नगर निगम, रानीखेत, चिनिया, लौंडा नगर पालिका और द्वाराहाट चौखुटिया के साथ भिकियासैंड नगर पंचायत है, जिसके लिए 59 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। 59 मतदान केंद्र में 37,839 मतदाता मेयर समेत सभी अध्यक्षों और सभासदों के भाग्य का फैसला करेंगे। अल्मोड़ा नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, जबकि दूसरे निकायों में त्रिकोणीय मुकाबला है। रुद्रप्रयाग में भी निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां पोलिंग सेंटर्स तक पहुंच गई हैं और रुद्रप्रयाग नगर पालिका में 11 बूथ, अगस्त्यमुनि में 7, तिलवाड़ा, गुप्तकाशी, उखीमठ में 4-4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जिले में 80 पोलिंग बूथ पर 103 पोलिंग पार्टियां भेजी गई हैं। जिले के 10 निकायों में 53,894 मतदाता शामिल हैं। चमोली में 80 पोलिंग बूथ पर 103 पोलिंग पार्टियों को भेजा गया है। इसमें 412 कर्मचारी शामिल हैं। जिले के 10 निकायों में 53,894 मतदाता शामिल हैं, जो शहर की सरकार को चुनेंगे। उत्तरकाशी में निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों का रवाना होने का सिलसिला जारी है। बड़कोट, पुरोला, नौगांव के लिए पहले पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिले की 58 पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। ऋषिकेश में भी पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। 86 बूथों के लिए पार्टियां रवाना हुई। कल होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। रुड़की में कांग्रेस को निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले ही झटका लग गया है। मंगलौर नगर पालिका अध्यक्ष पद के कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी इस्लाम के पर्चे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल पहले चुनाव आयोग ने चौधरी इस्लाम के पर्चे को खारिज कर दिया था। इसके बाद चौधरी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने चौधरी को राहत देते हुए उनके पर्चे को बहाल कर दिया, लेकिन उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। चौधरी इस्लाम के पर्चे को खारिज कर दिया। और निकाय चुनाव की वोटिंग में कुछ घंटे का वक्त बचा है, लेकिन इस चुनाव का रिजल्ट बीजेपी और कांग्रेस को 2027 की पिक्चर भी दिखाएगा। तो नजर उन चेहरों पर भी रहेगी, तो तीसरा फ्रंट बनकर राष्ट्रीय पार्टियों को कंपटीशन दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के 100 शहरों की जनता गुरुवार को शहर की सरकार के लिए वोट डालेगी। तो शनिवार को 100 शहरों के नतीजों पर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलियों की नजरें टिकी रहेंगी। निकाय चुनाव का रिजल्ट 2027 विधानसभा चुनाव की पिक्चर दिखाएगा। रिजल्ट से बीजेपी, कांग्रेस और नए चेहरों को पता लगेगा कि पब्लिक का मूड क्या है। 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में किसको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा कि निकाय का रिजल्ट बताएगा। निकाय चुनाव में वैसे तो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है, लेकिन कुछ सीटों पर निर्दलीय और बागी तीसरा ऑप्शन बनकर उभरे हैं। नगर निगम ऋषिकेश में इस बार जिस तरह निर्दलीय मास्टर जी की चर्चा है, तो वहीं केदारनाथ चुनाव में त्रिभुवन चौहान को 9,000 वोट मिले थे, तो वहीं टिहरी लोकसभा सीट चुनाव में निर्दलीय बॉबी पवार को 1,60,000 वोट मिले थे। तो ऐसे में तीसरा विकल्प देख रहे चेहरे 2027 में किस रोल में होंगे और हवा का रुख क्या रहेगा, ये भी निकाय चुनाव का रिजल्ट बताएगा। आंदोलनकारी युवा नेता जिनको लगता है कि हमारी बात को जनता सुनकर कुछ परिणाम बदलेगी, लेकिन बार बार के प्रयास के बाद जो बदलता नहीं है, वो सब बीजेपी में आते हैं। तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे जितने भी आज स्टार प्रचारक के रूप में सब जगह जा रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, जब जनता का जनादेश भाजपा पक्ष में होता है, तो फिर जहाँ जनता होती है वहीं ये नेता भी होते हैं। ये 2027 के लिए एक प्रकार का नक्सल है, लेकिन कांग्रेस कितने साहस से लड़ रही है, कितनी प्रखरता से और एकजुटता से लड़ रही है, उस पर 2027 की बुनियाद पड़ेगी। उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक, हरिद्वार से लेकर हल्द्वानी तक निकाय चुनाव 100 शहरों का चुनाव है। ऐसे में 100 शहरों की पब्लिक क्या सोचती है और क्या सोचकर किसके समर्थन में वोट करती है, इससे जहां निकाय चुनाव का रिजल्ट तय होगा, वहीं ये भी पता चलेगा कि विधानसभा चुनाव जीतने को किसे पब्लिक के पैर पड़ने हैं और कौन दिल में बना रहेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
दिल्ली के दंगल में सीएम धामी ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली की करावल नगर विधानसभा सीट पर सीएम धामी ने प्रचार किया। यहां से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्र के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से लोग परेशान हो गए हैं, लिहाजा इस बार जनता ने दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार है जिसने पिछले 10 सालों में 1 दशक से घोटालों की लाइन लगाई हुई है। कभी शराब घोटाला होता है, कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भ्रष्टाचार होता है, तो कभी दवाओं के दामों पर करप्शन होता है, कभी 16 स्ट्रीट के नाम पर घोटाला होता है, कभी सीसीटीवी कमरों में भ्रष्टाचार, तो कभी बसों की खरीदारी में घोटाला, और सबसे बड़ा घोटाला केजरीवाल द्वारा जो अभी कपिल जी ने बताया कि अपने ऐसो आराम के लिए बनाया गया, कितने बंगले तोड़े? 8 बंगले तोड़कर जो शीश महल बनाया गया। भाइयों बहनों, दिल्ली के करावल नगर से पहले सीएम धामी ने दिल्ली के वजीरपुर में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने रोड शो के जरिए वोट मांगे और प्रत्याशी पूनम शर्मा को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, क्योंकि पिछले 10 साल में विकास कार्य नहीं हुए, लिहाजा अब जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। पूरा यहाँ परिवर्तन का है और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, और जो पिछले 10 सालों से यहाँ का विकास बाधित हुआ है, विकास रोका गया है, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, वो सब बदलेगा और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनेगी। सर, आपने जनता से एक वादा किया था यूसीसी का, वो पूरा होने जा रहा है, क्या तैयारी है? उसकी पूरी तैयारी हो गई है और जो जनता से हमने वायदा किया था, हम उस वायदे को पूरा कर रहे हैं। केजरीवाल जो है वो लगातार टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी को कह रहे हैं डर रही है, परेशान है, हारने वाली है। देखिए, केजरीवाल इसमें उनकी जो पूरी तरह से यहाँ जनता के सामने कलई खुल गई है, इसलिए अब उनका कोई हथकंडा काम आने वाला नहीं। झूठ भ्रम की राजनीति समाप्त होने वाली है, यहाँ भाजपा की सरकार बनने वाली है। और पीएम मोदी 28 जनवरी को उत्तरकाशी के दौरे पर भी आ सकते हैं। पीएम मोदी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा जा सकते हैं और मां गंगा की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर मंदिर समिति भी तैयारी में जुटा है। पीएम मोदी यहां वाइब्रेंट विलेज योजना का भी निरीक्षण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अपर सचिव पर्यटन अभिषेक रुहेला भी मुखबा पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया है। हाँ, मानव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, ऐसा हमें सुना गया है और हम उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। मंदिर समिति पूरी तरह चौकस है और निरंतर दिन रात काम करके अपने साफ सफाई और जो भी व्यवस्था हमारे द्वारा मंदिर के लिए होती है, हम उस पर लगे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार उत्तराखंड की झांकी भी होगी। उत्तराखंड की झांकी में पहाड़ का कल्चर दिखाया जाएगा। इसमें कुमाऊं की एपड़ कला को दिखाया गया है, साथ ही झांकी में एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी दर्शाया गया है। उत्तराखंड की जो झांकी है उसमें हमने पारंपरिक जो वहाँ की एक वेशभूषा है, आप हमें बताइएगा, अभी दिखाते हुए हम ले चले। अगर हम बात करें पारंपरिक वेशभूषा की बात करें तो कहाँ क्या कुछ दिखाया गया है ये भी हमें बताइएगा। झांकी में जो झांकी का जो फ्रंट पार्ट है, इसमें एपण आर्ट को दिखाया गया, जो विश्व प्रसिद्ध एपण आर्ट है। उस एपण आर्ट को जो पारंपरिक वेशभूषा में उत्तराखंड की जो महिला वो एपण आर्ट बना रही है, उसको हमने फ्रंट पार्ट में झांकी को दिखाया है। हरिद्वार में लोको पायलट और ट्रेन मैनेजरों ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर धरना दिया और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किलोमीटर भत्ते में बढ़ोतरी की मांग प्रदर्शन कर रहे लोग। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने टीए के हिसाब से 25% किलोमीटर भत्ता देने की मांग की है। जब डीए 50% हो जाएगा तो हमारे किलोमीटर अलाउंस की वृद्धि टीए के अनुरूप 25% हो जाएगी। लेकिन रेलवे प्रशासन जो है भेदभावपूर्ण रवैया अपना रखा है और में 25% की वृद्धि होती है। बाकी हमारे रनिंग स्टाफ को छोड़ के जो हमारा किलोमीटर का अलाउंस होता है उसमें 25% की वृद्धि नहीं हुई है। बाकी सारे भत्तों में वृद्धि कर जा चुकी है। तो उसी वृद्धि के लिए हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं।
पिथौरागढ़ का डुंगरी गांव मछली पालन के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन अब यहां के युवा चाय उत्पादन भी कर रहे हैं। चाय के बागान तैयार कर ये युवा अपने पैरों पर तो खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। स्वरोजगार की यही पहल गांव को आबाद कर रही है। कनाली छीना का डुंगरी गांव मछली पालन के लिए पहले से ही जाना जाता है। यहाँ के कई परिवारों ने मछली पालन को रोजगार का जरिया बनाया हुआ है, लेकिन अब कुछ युवाओं ने चाय उत्पादन भी शुरू कर दिया है। युवा टी बोट की मदद से चाय बागान तैयार कर रहे हैं। कोरोना काल में घर लौटे युवाओं ने बंजर हो चुकी जमीन पर 2021 में ये कोशिश शुरू की थी। पहले चरण में 5 हेक्टेयर जमीन पर टी गार्डन तैयार किया गया। चाय बागान करीब 60 से ज्यादा महिलाओं को भी रोजगार दे रहा है। लोगों ने सारी भूमि बंजर छोड़ रखी थी। हमने ये सोचा कि प्लान को रोकने के लिए टी बोर्ड के पास गए। टी बोर्ड ने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। अभी पिछले 20 से 21 में काम स्टार्ट हुआ, जिस दौरान 50 से 60 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। 5 हेक्टेयर का टी गार्डन 40 ग्रामीणों की प्राइवेट लैंड में बनाया गया है। टी बोर्ड ने इसे डुंगरी में 60 हेक्टेयर जमीन पर टी गार्डन बनाने का टारगेट लिया है, जिसके लिए अन्य ग्रामीणों को भी तैयार किया जा रहा है। डुंगरी के बाद टी बोर्ड आसपास के गांव में भी टी गार्डन बनाने की प्लानिंग कर रहा है। टी गार्डन में काम कर रहे ग्रामीणों को 100 दिन तक मनरेगा और बाकी दिनों में बोर्ड की तरफ से मेहनताना दिया जा रहा है। 60 एकड़ का टी गार्डन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिसके तहत 2022-23 में 5 हेक्टेयर प्लांटेशन किया गया है, जो कि 40 भूमिधरों की भूमि पर लगाया गया है। अभी आगे जो डुंगरी ग्राम सभा के अंदर शेष जमीन है, जो भी भूमिधर जमीन देगा उसमें टी गार्डन बनाएगा। उसके टी बोर्ड की मदद से युवाओं की कोशिश कईयों को नई राह भी दिखा रही है। साथ ही ये पहल इस बात को साबित भी कर रही है कि पहाड़ों में कुछ भी संभव है, बस दरकार है तो मजबूत इरादों के साथ जमीन पर काम करने की। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी माघ मेले के समापन कार्यक्रम में बड़ा हाट के थैलू के सांस्कृतिक की झलक देखने को मिली है। इसमें बड़ा हाट के आराध्य देवता कंडार देवता की कहानी को मंच पर दर्शाया गया। इस मौके पर कलाकारों ने पांडव नृत्य में महाभारत के 13वें दिन के युद्ध की प्रस्तुति दी, जिसमें चक्रव्यूह के युद्ध का मंचन भी किया गया। महाराष्ट्र के जलगांव में हुए रेल हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने हादसे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस से जानकारी ली है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ रेल हादसा अत्यंत दुखद है। इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर हादसे की जानकारी ली। स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के लिए परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।